हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 12 फरवरी है, आज का हम एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहला जो फ्रंट पेज का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज जो चल रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, वो है पोंगसोंग लेक को लेकर के, पैंगोंग लेक लेकर के, जहाँ पे कि डिसंगेजमेंट हो रहा है। चाइनीज आर्मी भी पीछे हट रही है और इंडियन ट्रुप्स भी जो है डिसंगेज कर रहे हैं पैंगोंग लेक के बैंक से, जो पहले पिछले साल हमने समर में देखा था जब इशूज हुआ था वहां पर। तो ये रिस्टोर द सिचुएशन दैट एग्जिस्टिंग प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ स्टैंड ऑफ लास्ट ईयर। तो जो पिछले साल जो गलवान वैली क्लैश हुआ था, जो कि इसमें कुछ ट्रुप्स हमारे भी मारे गए थे, तो उससे पीछे जब अब सेना हट रही है दोनों की, तो इसमें जो बेसिकली भी कहा गया, डिफेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा में जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया है, उसमें कहा है कि चाइनीज साइड विल कीप इट्स ट्रूप प्रेजेंस इन द नॉर्थ बैंक एरिया टू द ईस्ट ऑफ फिंगर 8। तो फिंगर 8 के ईस्ट में चाइनीज आर्मी जो है वो वापस लौट के आएगी, और इंडियन ट्रूप जो है वो अपने परमानेंट बेस जो है उनका धन सिंह थापा पोस्ट, ये हमारे जो जवान थे उनके नाम पे रखा गया था। तो फिंगर 3 पर वहां पे वापस आएगी इंडियन आर्मीज। और साउथ बैंक पर भी ऐसा ही होगा बाद में, जब ये नॉर्थ बैंक का काम, नॉर्थ बैंक में डिसंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा कुछ हफ्तों में। और जो भी जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज नॉर्थ बैंक में हुई, पेट्रोलिंग, वो सब थोड़े दिन के लिए रुक जाएगी, पेट्रोलिंग अभी नहीं होगी। बाकी एरियाज में भी सब्सिक्वेंटली जो है वहां पर डिसंगेजमेंट होगा। तो ये तो पूरा बेसिकली जो न्यूज़ है। तो आपको जानने का, जैसे मैंने पिछले कल भी डिस्कस किया था पैंगोंग लेक के बारे में। पैंगोंग लेक कैसा है, क्या इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लेक कैसा है। तो आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसा कि आप जानते हैं, जो चाइनीज और इंडियन साइड के जो बॉर्डर एक तरह से है, उसको कहा था लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर एक तरह से है। इसी का कुछ ईस्टर्न पार्ट अगर हम देखें तो उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, ईस्टर्न साइड में जो हमारे हैं। और ये जो है बेसिकली 1962 वॉर के बाद ये बना था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बेसिकली ये पैंगोंग लेक के थ्रू भी गुजरता है, बाकी तो लैंड एरिया है। पैंगोंग लेक एक रिवर एरिया है जिसके थ्रू ये गुजरता है। तो इंडिया ने कहा है पहले से, इंडिया ने का जो पोजीशन है, इंडिया का जो स्टैंड है, कि जो LAC है फिंगर 8 के थ्रू क्रॉस होता है। मैं फिंगर 8 जो है पैंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक में, वहां से LAC क्रॉस होता है इंडिया के हिसाब से। और इंडिया हमेशा जो पेट्रोलिंग भी करते आया, इंडियन आर्मी जो पेट्रोलिंग करती आई है फिंगर 8 तक, लेकिन ज्यादातर जो इंडियन फोर्सेज फिंगर 4 तक ही रहती है, फिंगर 4 की ज्यादा आगे जाती नहीं है पेट्रोलिंग, क्योंकि वहां पे हमारा रोड अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं है। वहीं चाइना की तरफ से बात करें तो चाइना का कहना है कि फिंगर 2 जो है ये आपका वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके हिसाब से, चाइना के हिसाब से। और बहुत बार जो है चाइनीज फोर्सेज जो है पेट्रोलिंग करती भी फिंगर 4 तक, और बहुत बार जो है फिंगर 2 तक भी वो जाती है। तो चाइना में पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका रोड है, नेटवर्क बनाया हुआ है, तो आसानी से वो व्हीकल के थ्रू पेट्रोलिंग हो जाती है। इंडियन फोर्सेज बेसिकली ऑन फुट ही पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसको लेकर भी इशूज था, जो आपने पिछले साल समर में पढ़ा होगा शायद, कि जो इंडियन फोर्सेज, जो इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोड नेटवर्क बना रही है, उसके कारण भी एक चाइना में क्लैश है। चाइना ने उस कारण से भी उसको, उस पर भी एतराज जताया था। तो पैंगोंग लेक जो है आपका, वो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल है, क्योंकि ये चुनसुल वैली से बहुत ही नजदीक है। चुनसुल वैली आपको 1962 वार की तरफ ले जाएगा, जहां पे बैटल फ्रंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए पैंगोंग लेक का भी जो है आपका काफी इंपॉर्टेंस है दोनों साइड के लिए। और चाइना, जैसा मैंने कहा, अभी चाइना नहीं चाहता कि इंडिया वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करे, ताकि उसको आसानी हो, मतलब कभी वार होता है तो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिले, ऐसा चाइना नहीं चाहता। जिसके कारण भी वो क्लैश जो हुआ था पिछले साल, उसका एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी था, क्योंकि चाइना ने अक्साई चीन और ये जो हाईवे चाइना का, इसको इसको डर है चाइना को कि ये इससे छीन जाएगा इस केस में। तो मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो ज्योग्राफिकल मैप, स्ट्रेटेजिक मैप आपको काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल जो है आपको मैप रिलेटेड आते हैं प्रीलिम्स में भी, और मेंस अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि ये फिंगर 8 है, जो नॉर्दर्न बैंक ही हो गया आपका। ये आप देख लीजिए, जैसे कि ये पैंगोंग लेक है आपका, इसका ये नॉर्दर्न बैंक हो गया, ये साउथ में होगा, बेसिकली नॉर्थ साउथ का है। और ये चुनसुल वैली है। तो इस नॉर्दर्न बैंक में आप देखें तो ये LAC जो बेसिकली डिफाइन इंडिया की तरफ से जो LAC है,
वो है फिंगर 8। इंडिया जो बोलता है ये फिंगर 8 हमारा एलएसी एक्चुअल बॉर्डर है। चाइना का कहना है कि नहीं, ये बॉर्डर है, मतलब कि चाइना के लिए ये पूरा एरिया है, यहाँ तक एरिया चाइना अपने आप को मानता है। इंडिया बोलती नहीं, ये यहाँ तक हमारा एरिया है। तो ये जो एरिया बीच में पड़ गया आपका फिंगर 2 से फिंगर 8 तक में, ये डिस्प्यूटेड एरिया एक तरह से कह सकते हैं आप। यहाँ पे पेट्रोलिंग जैसे कि नो मैंस लैंड आप कह सकते हैं, बफर जोन एक तरह से हो गया। तो अभी जो है चाइनीज ने कहा कि हम भी फिंगर 8 पास आ जाएंगे, इंडिया ने कहा कि हम फिंगर 3 के पास हमारा बेस है, वहां तक हम मूव करेंगे। तो ये मैप आप ध्यान रखिए कहाँ पे लोकेटेड है, चुनसुल वैली और या फिर पैंगोंग लेक और उससे रिलेटेड जो भी एरियाज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं, वो है आपका 17 मेजर ओटीटी प्लेयर्स अडॉप्ट सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो है बेसिकली अभी इंटीमेट किया है रूल्स लेके आएंगे हम। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, उनके रेगुलेशन का रूल जो है गवर्नमेंट लेके आएगी। उसके पहले जो उनका एसोसिएशन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो सारे ओटीटी प्लेयर्स ने सेल्फ रेगुलेटेड टूल किट पिछले साल ही डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसको अडॉप्ट करने का फैसला लिया है। एक तरह से सारे जो ओटीटी प्लेयर है, नेटफ्लिक्स, अमेजन, डिज्नी हॉटस्टार, जो भी आप देखते हैं, वो सारे जो है इसको सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट को अडॉप्ट करेंगे। जैसे आप मीडिया में देखते हैं, आप जब न्यूज देखते होंगे शायद, तो आपको दिखता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन या बाकी जो है सेल्फ रेगुलेटरी है सारे हैं, इन अपनी उन्होंने रेगुलेटरी बना रखा गाइडलाइन, जिसको ये सभी फॉलो करते हैं। उनका अपना बॉडी है जिसको देखता है कि किसी ने वायलेट तो नहीं किया है। ओटीटी प्लेयर्स भी कुछ ऐसा इन्होंने अभी अडॉप्ट किया है कि ये इनको अपने सेल्फ रेगुलेटरी को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। बात करते हैं ओटीटी क्या है। बहुत बार न्यूज आपने देखा, आप देखते भी हैं बहुत सारे। तो ओटीटी वैसे ही इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओवर द टॉप। तो इससे आप समझते थे, जो ओवर द टॉप का मतलब ये है कि एक तो बेसिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो आप देखते हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर हो गया, उसके ऊपर जो ये सर्विसेज दे रहे हैं उसको यूज कर करके उसको कहा जाता है एक तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म को ज़्यादातर लोग समझते हैं, लेकिन इसके साथ ही ऑडियो स्ट्रीमिंग भी अगर हो रही है, जो इंटरनेट बैंडविड्थ यूज करके हो रहा है, आपका मैसेजिंग सर्विसेज जो इंटरनेट यूज करके हो रहा है, इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग जो होता है, ये सारा जो है ओटीटी का ही पार्ट है। एक ब्रॉड है, लेकिन हम जो ज़्यादातर समझते हैं बेसिकली, जो डिमांड वीडियो ऑन डिमांड जो हम देखते हैं बेसिकली नेटफ्लिक्स, अमेजन प्ले जो है, उसको हम ओटीटी नाम से जानते हैं। तो एनी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर दैट ऑफर स्ट्रीमिंग मीडिया एज स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। स्ट्रीमिंग जहाँ पे हो रहा है जो नेट बैंडविड्थ को यूज करके, ओवर द टॉप बैंडविड्थ के ऊपर में, एक तो बैंडविड्थ से आपका डेटा जा रहा है, वॉइस जा रहा है, उसके ऊपर में ये सर्विस दे रहे हैं। तो जब तक आपका इंटरनेट कनेक्शन है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीट सर्विस को। तो इसको हम ओटीटी कहते हैं, ध्यान में रखें। बेसिकली बहुत बार कंफ्यूजिंग जो है डिफिनेशन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओटीटी का एग्जांपल्स बता दे दिया है इसमें से कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। कुछ खास नहीं आज की एडिटोरियल में, बता दूं, ये पहला जो आपका एडिटोरियल है, एगोनाइजिंग कॉस्ट ऑफ हैम हैंडेड डेवलपमेंट। इसमें कुछ खास नहीं है। बेसिकली ये जो हम अभी जो उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई है जो चमोली में, उसको लेकर के बेसिकली एक हिस्ट्री बताया है राइटर ने यहाँ पर ना, चमोली का या उत्तराखंड का कैसे वो देवभूमि बना, कैसे वहाँ पे टूरिज्म आया। तो उस चीज़ को चार धाम यात्रा इस चीज़ को बताया। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूँ, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए बेसिकली आपको जो है कुछ चीज़ें, चार धाम यात्रा कौन कौन सी यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो कौन कौन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पिलग्रिमेज लोकेशन, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, जो लास्ट हमने डिस्कस भी किया था, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, जो रिवर्स है, प्रोजेक्ट उसके ऊपर क्या क्या है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और है ना, जो मैप लोकेशन है चमोली का हो या ऋषभगंगा का हो, उनका मैप लोकेशन आप जरूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट एडिटोरियल जो आपका है, बिदेन पॉलिसी परस्यू द वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज। तो ये बेसिकली डिस्कस किया गया, जो बिदेन जो अभी यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका जो एक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो पहले यूएसए का एक कमिटमेंट था, एक जो एग्रीमेंट था ईरान के साथ, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उससे यूएसए जो है बैकआउट कर गया था पहले 2018 आई थिंक में, ट्रंप प्रेसिडेंट के रूल के समय में। अभी जो बिदेन ने जब प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए जब प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको हम वापिस हम यूएस इसको ज्वाइन करेगा, ये कहने था। तो उसी के ऊपर में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, ईरान और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को लेकर के इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। जो जानने की आपकी जरूरत है वो इसके बारे में, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम या ज्वाइंट आपका है
जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये पुराना न्यूज़ है, बेसिकली आपने पहले शायद पढ़ा होगा। तो 2015 में जो है ये एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ विथ P5+1। P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हो गए +1, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, ये परमानेंट 5 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और जर्मनी भी इसमें एक मेंबर था, जिसने ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म डील किया था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, बेसिकली कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहाँ स्टॉप करे, और उसके एवज में, उसके बदले में उसके जो न्यूक्लियर सैंक्शन, उसके जो सैंक्शन है, ट्रेड सैंक्शन जो लगाए हैं वर्ल्ड लीडर्स ने, वर्ल्ड कंट्रीज ने, उसको वो हटा लेंगे, ट्रेड सैंक्शंस या ऑयल का लेकर सैंक्शन, जायल का लेकर के। तो ये बेसिकली डील थी एक तरह से मोटा मोटी। तो डील का नाम जैसे मैंने कहा ये रखा गया था, ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं इसको। इस डील के अंदर में ईरान को टू कर्व इस न्यूक्लियर एक्टिविटी, जो ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी परसू कर रहा था, नए नए मिसाइल कर रहा था, अपना इन्रिचमेंट प्रोग्राम जो यूरेनियम का था उसको वो रोक देगा। और वर्ल्ड लीडर्स जो है ग्लोबल लेवल पे उसका जो सैंक्शन उस पर था कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अकाउंट फ्रीजिंग का था, और भी बहुत सारे सैंक्शन थे जो इंडिया ने भी बहुत सारे फॉलो किए, और इसको हटा लिया जाएगा और आप ग्लोबल ट्रेड जो ईरान कर सकता है अगर वो सैंक्शन ये न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोक सकता है। इसके अलावा ईरान को क्या है, सारे जो कैन एक्यूमुलेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम फॉर रिसर्च के लिए यूरेनियम का आप यूज कर सकते हैं, मेडिकल में जैसे यूरेनियम का यूज होता है, लेकिन उसको आप इनरिचमेंट नहीं कर सकते उस लेवल तक जब जिसमें कि आपको रिएक्टर ऑफ फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन भी ईरान को अलाउ करना होगा। इंटरनेशनल इंस्पेक्शन का मतलब है कि जो IAEA है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी जो है आपका, ये IAEA जो न्यूक्लियर प्रोग्राम देखती है, वो बॉडी जो है आपके न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट कर सके, ताकि उसको पता चल सके वर्ल्ड लीडर को कि आप फॉलो कर रहे हैं इसको, न्यूक्लियर एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी डील था जिससे कि यूएसए बाहर निकल गया था बाद में। अभी जो है इनका कहना है, जो नया प्रेसिडेंट का, कि हम इसको वापस से ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहुत सारी अभी इसमें ऑब्लिगेशंस हैं। अभी ये बेसिकली प्रचार के रूप में था। इसमें क्या है कि जो उस रीजन का जो है वो वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे दो भागों में तरह से बटा हुआ है। एक ईरान हो गया, और ईरान के साथ ही जो सिया मिलिट्रीज जो हैं, सिया कंट्रीज जो है तरह से, उसके अलावा इसराइल है एक दूसरे तरफ जो है, इसराइल जो कि यूएसए का एक काफ़ी क्लोज ने पार्टनर है। इसराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये इसको फेवर नहीं करते हैं जो बिडेन का जो स्टेटमेंट है। तो इसको लेकर के है, इसमें कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, टेंडर कट। तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो जल्दी क्रिप्टो करेंसी पे एक रेगुलेशन लेके आएगी, एक्ट लेके आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक जो है क्रिप्टो करेंसी पे ऊपर गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है, जिसके कारण बहुत ही परेशानी है। कि आरबीआई ने पहले 2018 में सर्कुलर लाया था, बैंकों को दिया था कि आप जो है ट्रेडिंग जो क्रिप्टो करेंसी है प्रोवाइड ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटिसाइड कर दिया था, क्योंकि उस समय तक कानून कुछ नहीं था क्रिप्टो करेंसी पे। क्योंकि बैंक कह रही थी कुछ और, गवर्नमेंट कह रही थी हमने वर्चुअल करेंसी को बैन नहीं किया है। लेकिन एक फुल प्रूफ कानून जो है जिसमें कि रेगुलेशन हो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, गवर्नमेंट का एक ना बयान हो, वो चीज़ नहीं आई थी। तो इसको लेकर के अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कानून जो है, डिटेल कानून लेके आएंगे, उसको रेगुलेशन करना है, बैन करना है, क्या करना है उसको। सेबी, आरबीआई के पास एक्सेट्रा डोंट हैव लीगल फ्रेमवर्क टू डायरेक्टली रेगुलेट, क्योंकि अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कानून नहीं है, इसीलिए लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि उसको रेगुलेट कर सके क्रिप्टो करेंसी को। एज दे आर नाइदर करेंसीज नॉर एसेट्स और सिक्योरिटीज और कमोडिटीज। तो इसमें से कोई कैटेगरी में क्रिप्टो करेंसी नहीं आता है बिटकॉइन। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको एक कैटेगरी देगी और रेगुलेशन का बताएगी कि क्या आप कौन रेगुलेट कर सकता है, कैसे रेगुलेट कर सकता है, बैन है या नहीं बैन है। तो इसमें जो है राइटर ने बेसिकली कहा है कि आपको बैन नहीं करना चाहिए, आउटराइट बैन सही नहीं होगा। बेसिकली बैन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये एक ग्लोबल करेंसी है हो चुकी है एक तरह से, और इंटरनेट से थ्रू आप इसको ड्रग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जैसा आपने सुना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इस प्रोसीजर है इसका। तो इसमें कहा गया है कि राइटर ने कहा कि स्मार्टली रेगुलेट करना चाहिए। Smart regulation is preferable as a ban on something that is based on technology of distributed ledger। ये distributed ledger टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो है बिटकॉइन और क्या नाम आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जिसको आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखें, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इसको आप
इसी ऑथराइटी ने कहा इसको आप ऑथराइटली आप बैन करके आप फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसको मॉनिटर नहीं कर सकते। चाइना में भी जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन है, इंटरनेट भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी वहाँ भी थोड़ी बहुत है। इंडिया में तो ऐसा इंटरनेट बैंड नहीं है, इंटरनेट कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल आपके लिए। और जबकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसको फेवर किया है। अभी हाल ही में टेस्ला फाउंडर इलॉन मस्क ने इसको फेवर किया है कि नहीं ठीक है, और इसका बेसिकली आप रेट देखो तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग ट्रेडिंग इसमें कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यही बेसिकली एक सजेशन यहाँ पे कि स्मार्ट रेगुलेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल आपका है, इज इंडिया डिजिटल टैक्स डिस्क्रिमिनेटिंग। डिजिटल सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है दो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। तो इसमें कुछ जो खास नहीं है, इसी के लिए इंटरव्यू के फॉर्म में है, इन दोनों से इन्होंने इंटरव्यू किया है। और इस टैक्स के ऊपर में बेसिकली मैं बता दूं बैकग्राउंड क्या है कि 2% टैक्स जो है इंडिया ने पिछले साल से स्टार्ट किया था ऑन डिजिटल एज ए डिजिटल सर्विस टैक्स, जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन पे ही एप्लीकेबल होगा, जो कि ई कॉमर्स कंपनियां जैसे होगी जो कि इंडिया में बिजनेस कर रही 2 करोड़ के ऊपर में, 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पे। तो इसके ऊपर में यूएसटीआर जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली वो मोटा मोटी कहे तो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड देखता है कि बाकी कंट्रीज के साथ किसका ट्रेड फेवरेबल है, या कहाँ पे रेगुलेशन जो है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, यूएसए का ट्रेड को कहाँ पे नुकसान पहुंच रहा है, उन चीज़ों के बेसिकली देखता है। उसने जो है इन्वेस्टिगेट करके बोला है कि इंडिया डिजिटल सर्विस टैक्स जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है? क्योंकि ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट इंडियन पे ही लगाया जा रहा है, नॉन रेसिडेंट कंपनी पर ही लगाया जा रहा है। और इसमें से ज़्यादातर जो ये इस डोमेन में जो कंपनियां हैं जिसको इससे नुकसान होगा ये टैक्स से, ज़्यादातर कंपनियां यूएस बेस्ड कंपनी हैं। जैसे अमेजन हो गया आपका, तो 70% तकरीबन कंपनियां वैसी कंपनियां जो इस टैक्स के अंदर में आएगी। 70% कंपनियां जो यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, इसीलिए यूएसटीआर ने कहा कि ये टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे ये ग्लोबल ट्रेड के अगेंस्ट है। इसी के ऊपर एक डिस्कशन हुआ है। इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में बात किया गया 2016 में। इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट ने लगाया था, जो कि क्या था, 6% आपको जो है टैक्स देना पड़ता था, लेकिन वो लिमिटेड था एडवर्टाइजिंग के लिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए अगर कर रहे हैं आप, तो रेसिडेंट इंडियन को बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल किसी से गूगल से थ्रू आप एडवर्टाइजिंग का आप पैसा दे रहे हैं 1 लाख से ऊपर एक साल में, तो आपको 6% टैक्स काट के उसको देना होगा, लेकिन 6% आपको टैक्स देना होगा, एक तरह से समझ लीजिए आप। तो ये था इक्वलाइजेशन लेवी। तो यहाँ पे मैं डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में बता दूं आपको, ज़्यादा कुछ इसमें बाकी नहीं है। तो डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ा बहुत, कि लेवी ऑन ओवरऑल रेवेन्यू अर्न बाय सप्लायर ऑफ स्पेसिफिक डिजिटल सर्विस। जो सप्लाई कर रहा है डिजिटल सर्विस, उसके ऊपर एक लेवी होगा। कितना लेवी होगा? तो पिछले साल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी 2021 का फाइनेंस बिल जो था, बजट के साथ जो बिल पेश होता है जिसमें टैक्स का प्रपोजल रहता है, तो 2% टैक्स इसमें किया गया था फॉर बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो इंडिया में बेस्ड नहीं है, बाहर में है, उनके ऊपर में, विथ टर्न ओवर ऑफ ओवर 2 करोड़, 2 करोड़ से जिसका ऊपर टर्न ओवर होता है। तो ये पूरा था। इसके पहले 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि था बेसिकली रेवेन्यू जनरेटेड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। ये था क्या था? बिजनेस टू बिजनेस, जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट ट्रांजेक्शन था, उसके ऊपर लगाया था गवर्नमेंट ने। रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को देना है, लेकिन बेसिक देना है नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को, रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को बेसिकली इसको चुकाना पड़ता था, जो बर्डन आता था 6% का। तो अगर आप गूगल को इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको 1 लाख रुपए से बेसी दे रहे हैं, तो आपको 6% जो है टैक्स भी देना होगा। तो ये 1 अप्रैल से लागू हो गया था डिजिटल सर्विस टैक्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर ऑब्लिगेटेड टू पे टैक्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टरली इनको देना है। यूएसटीआर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। तो जैसे मैंने कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट का एजेंसी है, सीनियर एजेंसी है कैसे, फॉर डेवलपिंग एंड रिकमेंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड पॉलिसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि ट्रेड पॉलिसी आपको क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए, अलग अलग देशों के साथ ट्रेड निगोशिएशन क्या करना है, किस चीज़ को करना है, मल्टीलेटरल लेवल पे हो या बायलैटरल लेवल पे, यानी कंट्री टू कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया के का ट्रेड निगोशिएशन हो, या यूनाइटेड स्टेट से किसी एसोसिएशन, यूएन में कर रहे हैं आप, किसी एसोसिएशन में कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसको हेड करते हैं, जो कि कैबिनेट लेवल पोजीशन, जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 301, जो अब पहले ही बहुत बार न्यूज में आया है। इससे यूएसटीआर ब्रॉड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट and respond to foreign countries' actions which may be unfair or discriminatory
एंड मे नेगेटिवली अफेक्ट यूएस कॉमर्स। तो इस सेक्शन के अंतर्गत ये सेक्शन के अंतर्गत यूएसटीआर को अथॉरिटी मिलता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे दूसरे कंट्रीज का जो ट्रेड पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी हो गया, कुछ ट्रेड पॉलिसी जैसे इंडिया का टैरिफ पॉलिसी, अगर उसको लगता है कि जो कि अनफेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी है यूएसए के पर्सपेक्टिव से, यूएसए को जो डिस्क्रिमिनेटरी लगता है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि ये सही में निगेटिव है, यूएस कॉमर्स को इफेक्ट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी यूएस के लिए, तो उसको वो एक लिस्ट है उनका जो जिसमें वो उसको डाल सकता है डेवलपिंग कंट्रीज का, जिससे वो ट्रेड उससे हैम्पर होगा। यूएसए से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ट्रेड बेसिकली कम होगा, टैरिफ बढ़ जाएगी, ये सब कुछ कुछ कर्व्स हैं। इट अलाउज यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज टैरिफ एंड अदर कर्व्स। जैसे मैंने कहा कि टैरिफ हो सकता है, अगर आप इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, इंडिया के सेक्शन के अंदर आ जाएगी, तो यूएस क्या है उसके ऊपर टैरिफ लगा सकता है, उसके बाकी जो हमारा ट्रेड हो रहा है यूएसए के साथ उस पर गुड्स का सर्विसेज का उसके ऊपर टैरिफ लगा सकता है। बहुत हद तक अगर ज़्यादा होगा तो उसको रोक भी सकता है। तो ये अथॉरिटी देता है। इसके ऊपर वैसे कि जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक करके है, जिसमें मेरा वीडियो है, उसमें आपको ये सारा डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आपका है ये भी आपका एडिटोरियल है, ए रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड। तो ये बेसिकली उत्तराखंड को लेकर की है, जैसे हमने देखा, तो इस पे सजेशन दिया बेसिकली राइटर ने कि क्या हम इमीडिएटली करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो जैसा कि पहले मैं बैकग्राउंड दे दूं कि ये यंग और अनस्टेबल माउंटेन के बीच में लोकेटेड है उत्तराखंड। ये 2000 में एक अलग स्टेट बना था। तो इसमें जो बेसिकली बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी कहना है, अभी भी और पहले भी जो उत्तराखंड डिजास्टर्स हुए थे 13-12 में, तो उस पर भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज है, रैपिड इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण एंड सब्सिक्वेंट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो रीजन में हुआ है, ये सारे जो है कारण है यहाँ पे जो इतने फ्रिक्वेंट जो है फ्लड्स आना या जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, अभी डिजास्टर्स हुए हैं। तो इसको आप जो है आपका जो पेपर 3 जो है जीएस पेपर 3 जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें आप इन कारणों को लिख सकते हैं। और ये डिजास्टर जो उत्तराखंड डिजास्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे आप इंटरव्यू फेस करने वाले हो या प्रीलिम्स हो, आपका मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो। तो अभी जो ये कारण इसका बताया जा रहा है बेसिकली कि बिल्डअप ऑफ वाटर प्रेशर, एवलांच ऑफ स्नो और रॉक्स, लैंडस्लाइड और एन अर्थक्वेक, इसमें से कोई भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इस अभी जो ये एक्शन हुआ है, अभी जो बेसिकली फ्लड आया है, ग्लेशियर बर्स्ट जो हुआ है, तो इस पे अभी पक्का कुछ है ना, रिजल्ट नहीं आया है, असेसमेंट नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या कारण थे, कैसे कैसे हुआ, उसको बाद में आएगा। Experts also identified large-scale human settlement and expansion of agricultural activities leading to massive deforestation। ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि वहाँ लोगों की ज़्यादा लोग हैबिटेशन लोग आके बसे हैं, जिस एग्रीकल्चर शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू करने के उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया, वहाँ के जंगलों को काट के एग्रीकल्चर शुरू किया, जिसके कारण भी एक इफेक्ट आया है वहाँ पर। तो ये वैसा बताया जाए कि हिमालयन ग्लेशियर अगर ऐसा चलता है तो हिमालयन ग्लेशियर जितने भी उस एरिया में बेसिकली हिमालयन ग्लेशियर 2100 तक सारे मेल्ट हो जाएंगे और पूरा रीजन जो एशिया में फ्लड ला सकता है, डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसके अलावा एक जो कारण बताया गया कि जो भी डैम्स बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए एक्सप्लोसिव का यूज किया गया, जो कि एक नेगेटिवली इसको इफेक्ट किया है। एक रवि चोपड़ा करके कमेटी बनी थी 2014 में, जिसने भी सजेस्ट किया था कि इस चीज़ों को रोल्स ऑफ डैम है, डैम का रोल कितना खराब है, गलत है, रोल इफेक्ट कर रहा है वहाँ पर, इन सारी चीज़ों को असेसमेंट किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बात करते हैं इमीडिएट स्टेप्स क्या लेने की जरूरत है इस चीज़ों से। अभी इमीडिएट स्टेप मतलब अभी हमें क्या लेने की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इन्वेस्टिंग रिजिलियंस प्लानिंग ताकि फ्लड प्रिवेंशन हो गया जैसे रैपिड रिस्पॉन्स, इसमें हम इन्वेस्ट करने की जरूरत ताकि जल्दी जल्दी हम उसको रिकवर कर सकें। क्लाइमेट प्रूफिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे ऑलरेडी बने हुए वहाँ पर, उसको क्लाइमेट से वो इफेक्ट नहीं हो जाता, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। जैसे कि रोड स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, रोड जो उसको स्टेबलाइज किया जाए ताकि वो टूटे फूटे नहीं, क्लाइमेट से नहीं हो। फ्रेजाइल रोड नेटवर्क जो है एंड स्ट्रेंथनिंग, जो भी ब्रिजेज हैं, कर्वर्स है, टनल्स है, इसको और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि क्लाइमेट का जो इफेक्ट यहाँ वहाँ देखने को मिल रहा है, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो, लैंडस्लाइड्स हो, उससे वो बचा रह सके, उससे अफेक्ट न पड़े। स्ट्रेंथनिंग इम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करने का। उसके अलावा जो हाइड्रो पावर और अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उसको हमको फिर से असेस करने की जरूरत है कि क्या वो जरूरी है, कितना उसका इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, उस चीज़ को देखने की जरूरत है। रॉबस्ट मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग, ये तो जरूरी है कि अर्ली वार्निंग आपके पास जितना अच्छा होगा तो आप जितनी जल्दी आप उस पर काम कर पाएंगे, लोगों को वहां से निकाल पाएंगे।
रिस्ट्रिक्ट डेट्रीमेंटल ह्यूमन एक्टिविटी, जो जरूरी नहीं है वैसे ह्यूमन एक्टिविटी को रोका जाए, जैसे कि टूरिज्म भी आपका है, इको रिलीजियस टूरिज्म कहते तो हैं वहाँ पर, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक वहाँ के इकोलॉजी को, रीजन को इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज है उनको ट्रेनिंग दी जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ताकि वो वहाँ पे उस समय क्लाइमेट जो भी हैजार्ड्स हो, डिजास्टर हो, उससे वो लड़ सके, जानकारी हो उनके पास। तीन चीज़ों को आप जो एग्जाम में भी लिख सकते हैं सजेशन के तौर पर कि क्या हमें करने की जरूरत है इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट में ये जो आर्टिकल है आपका 16 करोड़ ड्रग इज देयर ओनली होप फॉर सर्वाइवल, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। एक SMA डिजीज जो है बेसिकली देखा गया है कर्नाटका में बच्चों में, जिसका जो एक ट्रीटमेंट एक ही बताया जा रहा है, जो कि है आपका ये ड्रग जोलसेंसमा करके है, जो नोवार्टिस कंपनी का है, USA में बनता है। 16 करोड़ इसका की कीमत है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो ये स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी एक जेनेटिक डिजीज है। तो जेनेटिक डिजीज क्या होता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। जेनेटिक डिजीज बेसिकली जो आपको जीन्स से आया है, पेरेंट्स के थ्रू आपके जीन्स में आया है, तो वो बेसिकली कारण होता है, जेनेटिक डिजीज को कहते हैं हम। ये डिजीज क्या है, काउज बाय लॉस ऑफ नर्व सेल्स विच कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल। तो ब्रेन से बेसिकली काम करना बंद कर देते हैं, तो ये न इसी कारण ये बीमारी जो का सिम्टम्स है बेसिकली, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स आज का एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।